हेलो दोस्तों, करेंट अफेयर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे करेंट अफेयर्स के दिनांक 16 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। गूगल ने अपना सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया। गूगल की तरफ से जो एक बहुत ही शक्तिशाली एआई है दोस्तों, जेमिनी 3, वो लॉन्च किया गूगल ने। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं दोस्तों। चलिए, पॉइंट है 18 नवंबर 2025 को गूगल ने आधिकारिक तौर पर अपना सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, जेमिनी 3 लॉन्च किया 18 नवंबर को। ठीक है, गूगल के द्वारा अपना जेमिनी 3 लॉन्च किया है दोस्तों, जिसे हम एआई कहते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है जेमिनी 3, वो 18 नवंबर 2025 को लॉन्च किया। किसने, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह मॉडल अपने पिछले संस्करणों की तुलना में मल्टी मॉडल क्षमताओं, तर्क और कोडिंग में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसमें? मल्टी मॉडल क्षमता, तर्क और कोडिंग में सुधार प्रदर्शित करता है। कौन? जेमिनी 3। ठीक है, ऐसा कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसे विभिन्न जटिल कार्यों जैसे वीडियो विश्लेषण, जटिल डेटा सेट को संभालने और उच्च निष्ठा आउटपुट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, वीडियो विश्लेषण, जटिल डेटा सेट और डेटा सेट को संभालने और उच्च निष्ठा आउटपुट बनाने के लिए डिजाइन किया गया। किसको? जेमिनी 3 को। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, जेमिनी 3 को गूगल के विभिन्न उत्पादों जैसे सर्च, वर्क स्पेस और क्लाउड सेवा में एकीकृत किया जाएगा। सर्च इंजन में, ठीक है, वर्क स्पेस में और क्लाउड सेवा में जेमिनी 3 का उपयोग एकीकृत किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, यह लॉन्च को एआई क्षमताओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बनाया जा रहा है, जो प्रतिस्पर्धा में बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ा कदम है, ऐसा कहा गया है गूगल के द्वारा। मतलब इसकी विशेषताओं के हिसाब से जो जेमिनी 3 है, वो एआई क्षमता के आधार पर बहुत ही बड़ा कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, फिर अब आखिरी पॉइंट है, यह मॉडल विशेष रूप से शिक्षा, अनुसंधान और सॉफ्टवेयर विकास क्षेत्रों का लाभान्वित करेगा। किसका? शिक्षा, अनुसंधान और सॉफ्टवेयर विकास क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। ठीक है, शिक्षा, अनुसंधान और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों, ठीक है, उसको लाभान्वित करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत ने 2026 तक अमेरिका से 10% एलपीजी आयात हेतु समझौता किया। यानी कि जो भारत है 2026 तक अमेरिका से 10% एलपीजी, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, वो आयात करने हेतु समझौता किया गया है 2026 तक भारत के द्वारा। किसके साथ? अमेरिका के साथ। ठीक है, अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पॉइंट है, भारत ने वर्ष 2026 तक अपने कुल तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको आयात आवश्यकताओं का लगभग 10% संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। ठीक है, 10% जो हम लोगों ने पहले ऊपर बताया उसके हिसाब से। फिर यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, ठीक है, और आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की दिशा, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। ये ऐसा कहा गया है, मतलब जब आयात करेंगे तो उसके हिसाब से। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह भारत और अमेरिका के बीच पहली संरचित एलपीजी आयात डील है, जो दोनों देशों के रणनीतिक ऊर्जा संबंधों को दर्शाती है। यानी कि ये भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी पहली डील है जो मतलब ऐसी रणनीतिक ऊर्जा संबंधों को मतलब शामिल किया गया है। यानी कि जो एलपीजी है वो पहली बार डील किया गया भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है,
इस डील से भारत की घरेलू गैस की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए। ठीक है, मतलब जो डील हुआ है दोस्तों, वो भारत के घरेलू घरेलू गैस उसके मांग को पूरा करने के लिए उसमें मदद तो मिलेगा ही, साथ में जो खासकर उज्ज्वला योजना, ठीक है, जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस खरीदते हैं, ठीक है, उसके लिए भी एक मदद के रूप में कारगर साबित हो सकता है। और इसका आखिरी पॉइंट है, इस समझौते पर नवंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए जो ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा। यानी कि ये जो नवंबर 2025 में जो हस्ताक्षर किए गए हैं, इसके हिसाब से जो अमेरिका और जो भारत का जो डील हुआ है एलपीजी वाला, वो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो वहाँ के मतलब ना एलपीजी का जो क्रय विक्रय मतलब जो क्रय किया जाएगा भारत के द्वारा, वो अमेरिका के जो व्यापारी होंगे वो हमारे देश में आएंगे, और जो हमारे देश के जो व्यापारी होंगे वो अमेरिका के देश में जाएंगे एलपीजी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि रोजगार की भी इसमें संभावना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, मतलब पॉइंट नहीं है, अगला है UIDAI ने नागरिकों के लिए नया और उन्नत आधार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, ऐप है, ठीक है, वो जिसका नाम है उन्नत आधार मोबाइल, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, उन्नत आधार मोबाइल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का नाम है, ठीक, किसके द्वारा? UIDAI, इसके द्वारा किसके? नागरिकों के लिए, ठीक है, एकदम नया वाला, मतलब समझ जाए कि एकदम न्यू है ये। अब इसको पॉइंट द्वारा समझते दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम UIDAI कहते हैं, ने नागरिकों के लिए एक नया और उन्नत आधार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह ऐप उपयोगकर्ताओं को फोटो, ठीक है, इसमें क्या क्या है? फोटो, QR कोड और सुरक्षित ऑफलाइन प्रमाणीकरण सहित बेहतर सुविधाओं के साथ आधार कार्ड रखने की अनुमति देता है। यानी कि जो आधार मोबाइल ऐप है, ठीक है, वो आधार कार्ड रखने की भी सुविधा देता है। ठीक है, ये ऐसा कहा गया है। फिर अगला पॉइंट है, नई ऐप में प्रमाणीकरण इतिहास, ठीक है, आधार लॉक, अनलॉक, ठीक है, लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, और एम आधार डाउनलोड, जो ऑनलाइन जो होता है डाउनलोड करते हैं आधार कार्ड को, उसको भी सुरक्षित सुविधाएं शामिल है। ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं उसमें, ठीक है, डाउनलोड करके। ठीक है, ये है इसका फीचर। फिर अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य आधार संबंधी सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। यानी कि जो इसका लक्ष्य है, यानी कि जो मोबाइल आधार ऐप है, उसका लक्ष्य है, मतलब उसका उद्देश्य है कि जो आधार है उससे संबंधित जो सेवाएं हैं, ठीक है, उसको और मतलब अच्छा बनाना, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना और अच्छा से अच्छा बढ़ावा देना, ये, और उसके अंदर बहुत सारे जो अपडेट हैं उसको करते रहना, ताकि एक अच्छा सा काम हो सके। ठीक है, मतलब जो काम में जो स्लो है वो तेजी आ जाए। ठीक है, ये इसका है। फिर अगला पॉइंट है, इस प्रकार से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो ऐप है इसके द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा और कागजी कार्यवाही की आवश्यकता कम होगी। यानी कि जो हम लोग आधार कार्ड के नाम से, आधार से संबंधित जो भी दस्तावेज लगते हैं, उसके लिए अब जो कागज लगते थे, कागजी कार्रवाई, वो बहुत कम लगेगा। ठीक है, नाम मात्र लग सकता है, नहीं लगेगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि लग भी सकता है, और लगेगा भी तो नाम मात्र ही लगेगा। तो इसको मतलब डिजिटली कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा दोस्तों, और बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से काम करेगा। ठीक है,
और सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, सरकार ने 19 नवंबर 2025 को घोषणा की कि यह ऐप जल्द ही सभी प्रमुख ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। ठीक है, 19 नवंबर 2025 को घोषणा कर दिया गया है ये चीज, मोबाइल धारक का भी। ठीक है, ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और इसका थीम रखा गया है जल एवं स्वच्छता। यानी कि 19 नवंबर को हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को। ठीक है, और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। और इस साल जो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या है दोस्तों? जल एवं स्वच्छता। ठीक है, थीम है जल एवं स्वच्छता। अब इसके अंतर्गत देखते हैं दोस्तों किस पॉइंट ज़्यादा देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। यानी कि हर वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है 2025 के लिए इस दिवस का थीम है, विषय है जिसे हम थीम कहते हैं, विषय कहते हैं, उसका है वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन। ठीक है, जिसका होता है फ्यूचर रेडी सैनिटेशन इज अ ग्लोबल नेसेसिटी। ठीक है, ये है। फिर अगला पॉइंट है इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छता संकट से निपटना। यानी कि स्वच्छता यानी कि सफाई, उसके जो गंदगी है उससे छुटकारा पाने। ठीक है, और सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी कि सुरक्षा रख, अपने आप को सुरक्षा करना, लोगों को सुरक्षित रखना। ठीक है, और स्वच्छ रखना। ठीक है, उसको ये चीज को जागरूक करने का ये उद्देश्य है इनका। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 19 नवंबर को आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित किया था। यानी कि 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है, 2013 में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा, ये घोषित किया गया था। कब? 2013 में 19 नवंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, फिर इसका आखिरी पॉइंट है यह दिवस सतत विकास लक्ष्य 6 जिसे हम SDG 6 कहते हैं को प्राप्त करने के प्रयासों का हिस्सा है। यानी कि जो SDG है उसको प्राप्त करने का एक कोशिश है। ठीक है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। जिसका मतलब इसका जो विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाएगा उसके हिसाब से इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को, ठीक है, जल और स्वच्छता प्रदान कर सके। ठीक है, जल को प्रदान किया जा सके और स्वच्छ भी हो सके। ठीक है, सफाई हो सके, स्वच्छ हो सके, सुरक्षित रह सके, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला तारीख का हमने अभी जो कवर किया दोस्तों वो 16 नवंबर 2025 का था। जो हम कवर करेंगे करंट अफेयर का दिनांक 17 नवंबर 2025 का, और हम इस वीडियो में पूरा 20 नवंबर 2025 तक का कवर करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे 17 नवंबर 2025 का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत सर्वसम्मति से कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए पुनः चुना गया। भारत सम्मति से, ठीक है, कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है भारत। ठीक है, अब इसको पॉइंट है समझते हैं दोस्तों। पॉइंट है 48वें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे हम CAC 48 कहते हैं, के सत्र में भारत को सर्वसम्मति से कोडेक्स कार्यकारी समिति CCEXEC के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया। ठीक है, यानी कि कोडेक्स कार्यकारी समिति, ठीक है, जिसका मूल शॉर्ट फॉर्म होता है CC, ठीक है, CCEXEC। ठीक है, तो इसके जो सदस्य हैं उसके रूप में चुना गया है, किसको? भारत को। ठीक है, 48वें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के तहत, ठीक है, जिसे हम CAC 48 के सत्र में, ठीक है, भारत को चुना गया है। ठीक, समझ में क्लियर है?
चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, भारत को एशिया क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ठीक है, एशिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ठीक है, एशिया क्षेत्र के, ठीक है। और इसका कार्यकाल CSC 50, ठीक है, यानी कि वर्ष 2027 तक रहेगा। मतलब इसका जो वैलिडिटी है वो 2027 तक का रहेगा। भारत को जो चुना गया है, एशिया क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रतिनिधि चुना गया है भारत को, वो CSC 50 के अंतर्गत उसका जो कार्यकाल रहेगा वर्ष 2027 तक का रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, यह पुनर्चुनाव वैश्विक खाद्य मानकों में भारत के नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण समर्थन को दर्शाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे हम CAC कहते हैं, CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कहते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे AFAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं, AFAO। ठीक है, फुल फॉर्म होता है खाद्य एवं कृषि संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं का एक संयुक्त निकाय है। यानी कि जो ये है भारत जो चुना गया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जिसे हम CAC कहते हैं, वो इसके संयुक्त निकाय है। ठीक है, CAC है, AFO है और WHO। ठीक है, एक संयुक्त निकाय है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है दोस्तों, भारत ने वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डाटा को बढ़ावा देने और समान खाद्य मानकों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी कि खाद्य मानकों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक खाद्य भारत द्वारा, ठीक है, वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डाटा को बढ़ावा देने, यानी कि जो जितना भी डाटा है वैश्विक खाद्य नीति के अंतर्गत उसको बढ़ावा दे, उसके डाटा को मतलब संरक्षित रखने के, मतलब उसको अच्छे से सुरक्षित रखने को बढ़ावा देना और समान खाद्य मानकों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एनडरा ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 7.2% रखा। ठीक है, चलिए इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। फिच समूह की सहायक इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जिसे हम इंडरा कहते हैं, यानी कि इंडिया से रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 जिसे हम FY या वित्त वर्ष, ठीक है, 26 कहते हैं, कि दूसरी तिमाही Q2, ठीक है, के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम GDP कहते हैं की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। 7.2% का अनुमान रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, समझ क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट, यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत निजी उपभोग और लचीले सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित होगी। मजबूत निजी उपभोग और लचीले सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है Q2 FY 2026 का यह अनुमान पिछले वर्ष की समान तिमाही जिसे हम Q2 FY 26 कहते हैं तो 5.6% से अधिक है। जिस 7.2% जो रखा गया है वो 5.6% से अधिक है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, इंडरा ने निजी उपभोग में 8% की वृद्धि और निवेश मांग में 7.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। निजी उपभोग में, ठीक है, इंडिया ने निजी उपभोग में 8% की वृद्धि और निवेश मांग में 7.5% की वृद्धि का अनुमान लगा। ठीक है, और अगला पॉइंट है, नॉमिनल GDP वृद्धि 8% से नीचे रहने का अनुमान है जिससे सरकारी कर संग्रह पर हल्का प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि थोड़ा सा मतलब इसमें प्रेशर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है, यह अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर मजबूती का संकेत देता है। यानी कि लगातार इसकी मजबूती का ये संकेत देता है। यानी कि इस पर भी एक हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है भारतीय नौसेना 24 नवंबर को ASW क्राफ्ट, ठीक है, भारतीय नौसेना, ठीक है, 24 नवंबर को ASW क्राफ्ट, ठीक है, ASW क्राफ्ट माहे को कमीशन करेगी, यानी कि अपने जो भारतीय नौसेना है ASW क्राफ्ट जिसका नाम माहे है, ठीक है, 24 नवंबर को कमीशन करेगी, यानी कि अपने शामिल करेगी, ठीक है, नौसेना में, ठीक है। अब इसको पॉइंट तरह समझेंगे दोस्तों, ठीक है। भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पनडुब्बी विरोधी युद्धक, जिसे ASW कहते हैं, उथले जलयान ASWC, ठीक है, श्रृंखला के पहले जहाज माहे को 24 नवंबर 2025 को कमीशन करेगी, यानी कि 24 नवंबर 2025 को कमीशन करेगी। किसको? एक जहाज है दोस्तों, ठीक है, माहे नाम का, ठीक है। वो किसके स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है इसको दोस्तों, पनडुब्बी रोधक युद्धक, ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्धक, जिसे हम शॉर्ट में ASW कहते हैं, और उथले जलयान, ठीक है, यानी कि जिसे हम ASWC कहते हैं, उस श्रृंखला के पहले जहाज माहे को 24 नवंबर 2025 को कमीशन करेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इस जहाज का शिखर, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, पहले ही अनावरण किया जा चुका है, जो स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है माहे, ठीक है, श्रेणी के ये जहाज हैं तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों, ठीक है, पनडुब्बी रोधी अभियानों, निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियानों, जिसे हम LIMO, जिसे लिमो भी कहते हैं, और माइन लेयरिंग ऑपरेशनों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो माहे नाम का जो पनडुब्बी है, जो एयरक्राफ्ट है, वो पनडुब्बी रोधी अभियान और निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियान, ठीक है, जिसे हम LIMO और माइन लेयरिंग ऑपरेशन, उसके लिए मतलब ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ये कहा गया है इसके लिए, ठीक है, माहे नाम का जो जहाज है, ठीक है। और अगला पॉइंट है इन जहाजों का निर्माण भारतीय शिपयार्डों द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय शिपयार्डों द्वारा किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है, जिसे हम आत्मनिर्भर भारत जिसे मान सकते हैं, उसका हिस्सा है, इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आखिरी पॉइंट है माहे, ठीक है, ASW और SWC परियोजना का पहला जहाज है, ठीक है, माहे ASW और SWC परियोजना का पहला जहाज है, जिसे भारतीय नौसेना की उथले पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, मतलब जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उथले पानी के लिए, ठीक है, उथले पानी के लिए उथले पानी उथले जलयान ASW जो बोले पढ़े थे हम लोग, वैसे ये है, ठीक है, उथले पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहला जहाज है ASWC परियोजना का, ठीक है, उसके अंतर्गत, परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, SWC पर परियोजना के अंतर्गत का ये पहला उथले पानी की जरूरतों को पूरा करने का है। भारतीय नौसेना के द्वारा जो उथले पानी की जो जरूरतों को पूरा करना है वो पहला जहाज है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इटली के, ठीक है, जानिक सिनर, मतलब इटली के जो जानिक सिनर है, जो टेनिस के खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा, ATP फाइनल्स 2025 का खिताब जीता, ठीक है। इटली के जो जानिक सिनर है, जो टेनिस खिलाड़ी है, वो ATP फाइनल्स 2025 का खिताब जीता ही है। अब इनका पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है इटली के टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने 2025 ATP फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया, यानी कि 2025 का जो ATP फाइनल है, ठीक है, वो जानिक सिनर ने जीता। अब जानिक सिनर कौन है? टेनिस इटली के टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों,
तो इसमें इन्होंने किसमें खिताब कौन सा खिताब जीता? एटीपी फाइनल 2025 उसका खिताब जीता, ठीक है, मतलब पुरस्कृत हुए। फिर अगला पॉइंट है, फाइनल मुकाबला ट्यूरिन इटली में आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबला, ठीक है, ट्यूरिन इटली में आयोजित किया गया था, जहां सिनर ने अपने प्रतिद्वंदी कार्लोस अल्कराज को सीधे सेटों में हटाया, ठीक है। और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं कार्लोस अल्कराज, उनको सीधे सेटों में हटाया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इस जीत के साथ सिनर एटीपी फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब जो सिनर जीते हैं, जो जानिक सिनर जीते हैं, वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इटालियन खिलाड़ी कहा गया है। मतलब एक पहले ऐसे इटालियन खिलाड़ी हैं जो एटीपी फाइनल के खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसके पहले कोई इटालियन खिलाड़ी नहीं, मतलब कोई खिलाड़ी नहीं बन पाया इटालियन खिलाड़ी की तरफ से, ठीक है। पहले एटीपी फाइनल जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बने कौन? सिनर, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट है, एटीपी फाइनल पुरुष टेनिस में 17 के अंक का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जिसमें शीर्ष 8 एकल खिलाड़ी और डबल्स टीमें भाग लेती है, ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट है, सिनर ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन किया जो इन्हें विश्व रैंकिंग में शीर्ष 3 में पहुंचाएगा, यानी कि वर्ल्ड के तरफ से रैंक 3 में पहुंचाएगा, ठीक है। मतलब बोले जाए तो टॉप 3 में पहुंचाएगा, ठीक है, सिनर को। मतलब यह मान सकते हैं कि ये 3rd रैंक में आएगी ही आएगी, ठीक है। चलिए अब अगला तारीख का देखते हैं, करंट अफेयर का 18 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी हमारी वीडियो को देखकर कुछ सीख सके, या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप या फिर आपके दोस्त, तो आपको शायद मदद मिल भी सकती है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो करंट अफेयर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद कर सकता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो अगर आपको थोड़ा सा भी करंट अफेयर में पढ़ने की रुचि है, या फिर आपको करंट अफेयर से या फिर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती है कंपटीशन एग्जाम की को क्रैक करने में, तो आप जरूर हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों को शेयर करके, ताकि उन तक भी हमारे जो वीडियोस हैं वो पहुंच सके। और ये जो हमारे वीडियोस हैं वो कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक। चलिए हम अगला देखते हैं, करंट 18 नवंबर 2025, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में 10 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 10 पदक, ठीक है, 10 पदक जीते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है। भारत ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान, सबसे टॉप पर स्थान पर रहे, किसको? ढाका और बांग्लादेश में जो आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था, उसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, जो पदक तालिका में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट है, भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण,
ठीक है, 4 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है इसमें शामिल है। ठीक है, जो 10 पदक जीते हैं भारत ने वो 4 स्वर्ण पदक हो गया, 4 रजत पदक हो गया और 2 कांस्य हो गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह प्रदर्शन भारत का चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जिसने एशियाई स्तर पर उसकी तीरंदाजी शक्ति को दर्शाया। यानी कि यह पहला भारत का ऐसा चैंपियनशिप है, मतलब भारत के द्वारा ऐसा चैंपियनशिप दर्शाया गया है जो तीरंदाजी शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, पहली बार बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है भारत के द्वारा, ऐसा कहा गया चैंपियनशिप में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, महिला कंपाउंड टीम। ठीक है, महिला कंपाउंड टीम के द्वारा जिसमें कौन कौन शामिल है, दीपशिखा, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रीतिका प्रदीप, इनके द्वारा फाइनल में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कोरिया को हराकर कौन कौन जीते, भारत की तरफ से महिला कंपाउंड टीम की तरफ से दीपशिखा, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रीतिका प्रदीप। ठीक है, कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और मिश्रित कंपाउंड यानी कि जो मिक्स है उसके अंदर का जो टीम है वो है अभिषेक वर्मा और दीपशिखा, यानी कि एकल महिला वाला जो होता है वो वाला कंपाउंड टीम हो गया। और जो मिश्रित हो गया यानी कि जो महिला और पुरुष जो एक साथ होता है उसको मिक्स की तरफ मिश्रित तरीके से जो कंपाउंड टीम है उसके तरफ से अभिषेक वर्मा हो गया और दीपशिखा हो गया। वो किसने बांग्लादेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, महिला कंपाउंड टीम की तरफ से कौन कौन, दीपशिखा हो गया जो मिश्रित कंपाउंड में भी शामिल है और ज्योति सुरेखा वेन्नम हो गया और प्रीतिका प्रदीप हो गया। और मिश्रित कंपाउंड टीम की तरफ से हो गया अभिषेक वर्मा और दीपशिखा। तो दीपशिखा, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रीतिका प्रदीप ने किसको, कोरिया को हराकर, और अभिषेक वर्मा और दीपशिखा ने बांग्लादेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये क्लियर है, मैंने थोड़ा से कुछ ज्यादा ही क्लियर कर दिया, आपको पहले समझ में आ चुका होगा शायद कर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम है जो शेख हसीना थी पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, बांग्लादेश की को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मृत्यु दंड ऐसा कहा गया है बांग्लादेश के वासियों के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट द्वारा समझते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण जिसे हम ICT कहते हैं ने 17 नवंबर 2025 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। यानी कि 17 नवंबर 2025 को जो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनको ICT जिसका फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, उसके द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध ऐसा कहा गया, दर्ज किया गया है। मतलब मानवता को पूरा खत्म करने के आरोप है उन पर, उसके वो उनके अपराधी हैं ऐसा दोष लगाया हुआ है। ठीक है, शेख हसीना जी के ऊपर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है ट्रिब्यूनल। अगला पॉइंट ट्रिब्यूनल ने उन्हें इन गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई। ट्रिब्यूनल ने इनको शेख हसीना जी को जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनको गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है शेख हसीना वर्तमान भारत में निर्वासन में रह रही है। मतलब जो शेख हसीना जी हैं वो अभी भारत में रह रही है जहां से वह राजनीतिक शरण की मांग कर रही है। मतलब राजनीतिक शरण की तरफ से मांग कर रही है, ठीक है, भारत को, तो वो भारत में निर्वासन रूप में रह रही है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यह निर्णय राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। ठीक है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है ही, और बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य पर इसका दुर्गामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के जो
राजनीतिक जो परिदृश्य हैं उसमें भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा कहा गया है। इसकी संभावना हो सकती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है आईसीटी का गठन हुआ था 2010 में। ठीक है, आईसीटी का गठन हुआ था 2010 में और 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए किया गया था। यानी कि 1971, आपको शायद आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, 1971 में ही बांग्लादेश आजाद हुआ था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। किससे आजाद हुआ था? पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से आजाद हुआ था। और इस जो बांग्लादेश का साथ कौन दिया था? भारत ने। ठीक है, जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी उस समय मुक्ति वाहिनी नाम के जो बांग्लादेश में चल रहा था वो उसको सही तरीका से संभालने के लिए, ठीक है, ताकि उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोका जा सके। ठीक है, तो 1971 में ही मतलब बना था, 1971 में ही मतलब आजाद हुआ था बांग्लादेश। और 2010 में गठन हुआ था किसका? आईसीटी का, जो शेख हसीना जी को, जिन्होंने शेख हसीना जी को दोषी ठहराया है। ठीक है, बड़ा पढ़ा ना। पढ़ा ना लोगों ने, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी। ठीक है, इन्होंने ही तो 17/9/2025 को जो बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को वहां तक खिलाफ अपराध दोषी ठहराया है, मुझे यही है। ठीक है, उसी का गठन 2010 में हुआ और 1971 में बांग्लादेश बना। ठीक है, चलिए क्लियर है। फिर अगला देखते हैं। अगला है गोदरेज एयरोस्पेस ने गगनयान के लिए, ठीक है, इसरो को L-110 विकास इंजन सौंपा। इसरो को L-110 विकास इंजन का नाम है दोस्तों। ठीक है, L-110 विकास। ठीक है, गोदरेज एयरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, गगनयान के लिए। ठीक है, चलिए इसमें पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है गोदरेज एयरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, को मानव रेटेड L-110 चरण विकास इंजन की डिलीवरी की है, यानी कि मानव रेटेड L, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया है L-110 चरण विकास। ठीक है, इंजन का नाम है, इसकी डिलीवरी की गई है। ठीक है, इसरो को। अगला पॉइंट यह, इंजन भारत के महत्वाकांक्षी क्रू स्पेस मिशन, ठीक है, क्रू स्पेस मिशन गगनयान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, अगला पॉइंट है L-110 गगनयान मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम HLVM3 का प्राथमिक प्रबंधन चरण है। HLVM3 जिसका फुल फॉर्म है हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, उसका प्राथमिक प्रबंधन चरण है ये। ठीक, क्या L-110 इंजन गगनयान मिशन की। ठीक है, इंजन का नाम है L-110। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है गगनयान मिशन का लक्ष्य 2027 तक अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में ले जाना और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना। ठीक है, मतलब जो उनका लक्ष्य है, गगनयान मिशन का जो लक्ष्य है, मतलब जो इसके अंदर जो इंजन लगेगा मतलब उसका एक लक्ष्य है गगनयान मिशन कि 2027 तक का जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वो पृथ्वी की कक्षा, मतलब जो पृथ्वी के जो ऑर्बिट है
वहां तक ले जाना, ठीक है, और सुरक्षित वापस भी लाना, ये इसका मिशन होगा। ठीक है, इसके लिए एक कहा गया है। और आखिरी पॉइंट है, यह डिलीवरी भारत के निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष और रक्षा क्षमता में बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। ठीक है, अंतरिक्ष और रक्षा क्षमताओं को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मत्स्य पशुपालन मंत्रालय ने मत्स्य पशुपालन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की। किसके द्वारा? मत्स्य पशुपालन मंत्रालय द्वारा। पुरस्कार का क्या नाम है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। किसकी घोषणा की गई है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? मत्स्य पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जिसे हम MOFAHT कहते हैं, ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसे हम NGRA कहते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार होगा। ठीक है, 2025 की घोषणा की है। ठीक है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा घोषणा किया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। ठीक है, उसका घोषणा किया गया किसके द्वारा? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT, और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति। ठीक है, इनको दिया गया है। ठीक है, देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, जिसे हम AIT कहते हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, यानी कि AIT, और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, इनको दिया गया है। ठीक है, इन श्रेणियों को दिया गया है। फिर अगला पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, जिसे हम गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं, का पुरस्कार अरविंद यशवंत पाटिल महाराष्ट्र को दिया गया है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ठीक है, के जो किसान है सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, वो उनका नाम है अरविंद यशवंत पाटिल। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के। उनको दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार। ठीक है, विजय लता नाम है इनका। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के। और प्रदीप पंगरिया कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड। इनको मिला। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों से। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान कौन कौन है? विजय लता कहाँ के रहने वाले? हिमाचल प्रदेश के। और प्रदीप पंगरिया कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड। डेयरी किसान का, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है इसका, यह पुरस्कार देसी मवेशियों के पालन पोषण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यानी कि जो यह पुरस्कार है वो देसी मवेशियों को उनके पालन पोषण के लिए और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए भी एक उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 19 करंट अफेयर का दिनांक 19 नवंबर 2025, इसका करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। एसी ने झारखंड के सरंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया। सरंडा वन को, ठीक है, झारखंड में है। किसने? एसी ने। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सरंडा वन वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर ऐसा निर्देश
दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको पॉइंट और समझते हैं। पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ल्ड लाइन सेंचुरी का घोषित करने का निर्देश दिया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ल्ड लाइन सेंचुरी कहते हैं, घोषित करने का निर्देश दिया गया है। इसको अभ्यारण्य बनाने को, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको सारंडा वन क्षेत्र को, ठीक है, कितने हेक्टेयर पे फैला हुआ है? 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ कहाँ है? झारखंड राज्य में। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह निर्देश जंगल में अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकने तथा वन्य जीवों की संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो बनाया गया है, उसका उद्देश्य है कि अवैध खनन जो हो रहा है, अवैध खनन जो अवैध तरीके से जो खनन हो रहा है उसको रोकना, ठीक है, और अतिक्रमण को रोकने, ठीक है, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, यानी कि वन्य जो वन में जो रहते हैं, जो जीव जंतु जो रहते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है, सारंडा वन एशिया के सबसे बड़े और घने साल के जंगलों में से एक है। मतलब इस सारंडा वन में एशिया के सबसे बड़े, वो तो है ही, साथ में सबसे घने साल के, मतलब सबसे ज्यादा साल के जो पेड़ है वो इस जंगल में है। ठीक है, और जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित है, यानी कि झारखंड के जो पश्चिमी सिंहभूमि है उस जिले में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह क्षेत्र एशियाई हाथी, तेंदुआ और अन्य वन्य जीवों का महत्वपूर्ण आवास है। यानी कि जो वन्य जो सारंडा वन है उसमें एशियाई हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया और अन्य जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनका आवास है दोस्तों। मतलब वो इन जंगल में रहते हैं। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है, कोर्ट ने राज्य को इस संबंध में जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। यानी कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, कितने तक करना चाहिए, ये कब तक कर सकते हैं, इसकी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है कोर्ट ने राज्य को, झारखंड राज्य को। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जापान में सक्रिय साकुराजिमा ज्वालामुखी फटा, 4,400 मीटर तक पहुंचा धुआं। यानी कि जापान में जो सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है साकुराजिमा, वो फट गया, यानी कि जो अंदर से ज्वालामुखी है वो बाहर आ गया। ठीक है, मतलब अंदर जो लावा रहते हैं ज्वालामुखी में, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे रहते हैं, उसके अंदर बीच में बहुत सारे लावा रहते हैं दोस्तों, तो वो अंदर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होने की वजह से वो फट जाता है। ठीक है, वायु के लिए। ठीक है, तो वो फटा और 4400 मीटर तक वो उसका जो धुआं है वो फैल गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या हुआ इसको हम पॉइंट द्वारा समझते हैं। ठीक है, पॉइंट है, जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित, उस द्वीप का नाम है क्यूशू नाम है द्वीप का। ठीक है, जापान के, वहाँ एक सक्रिय, ठीक है, वहाँ एक स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, जिसका नाम है साकुराजिमा में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यानी कि वो फट गया दोस्तों, मतलब अंदर का जो ज्वालामुखी है वो फट गया, अंदर का जो लावा था वो बाहर आ गया। ठीक है, ये कहाँ है? जापान के क्यूशू द्वीप में। ठीक है, इसको याद रख लेना दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।
अगला पॉइंट है, विस्फोट इतना जोरदार था कि इससे निकलने वाली राख, ठीक है, इससे निकलने वाली राख और धुआं 4400 मीटर लगभग, यानी कि 14,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। यानी कि इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक जो आवाज था, साथ में इसका जो मंजर था, मतलब इतना ताकतवर था कि जो उसकी जो राख है, मतलब जो जैसे कि हम लोग आग जलाते तो उसका जो राख निकलता, वैसे टाइप का जो ज्वालामुखी फटा तो उसका जो राख था वो 4400 मीटर, ठीक है, और उसका धुआं भी 4400 मीटर, ठीक है, जो लगभग लगभग कितना होता है, 14,400 फीट होता है। उतने ऊंचाई तक वो पहुंच गए, मतलब इतनी ऊंचाई तक, मतलब उतनी ऊंचाई तक पहुंचा वो, उसका धुआं और उसका जो राख है वो, ठीक है, मतलब जब किसी फटा ना तो उसका जो धुआं है वो और जो राख है वो ऊपर की ओर फूटा, ठीक है, तो वो 4400 फीट तक, 4400 मीटर तक ऊंचा था, ठीक है, ये बताया गया है। मतलब इतना खतरनाक है दोस्तों ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो ऐसी टाइप के ही फटते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, साकुरा जिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और यह अक्सर फटता रहता है, यानी कि जो ज्वालामुखी है जापान के, वो सक्रिय है, मतलब सक्रिय यानी कि कभी मतलब फटता ही रहता है, मतलब वो सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि फटने की गारंटी ही रहता है। और ऐसे कई ज्वालामुखी है जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो कभी फटा कर रहे थे लेकिन अभी अभी नहीं फटते, यानी कि निष्क्रिय हो चुके हैं, यानी कि वो ठंड हो गए। अब अगर वो सक्रिय तब होंगे जब उसके अंदर कोई खलबली मचेगी, यानी कि जब वो अंदर से कोई गर्म करेगा या फिर उसको कोई समस्या होगी या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे गड़बड़ी होगी तभी वो सक्रिय होंगे। उसके अलावा कोई निष्क्रिय जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय नहीं होंगे जब तक उसमें कुछ बदलाव ना होंगे तब तक, ठीक है। लेकिन जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों, और इसकी उम्मीद रहती है फटने की, ठीक है। चलिए, और ये तो अक्सर फटते ही रहते हैं दोस्तों, जो सक्रिय जो ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यह ज्वालामुखी कागोशिमा प्रांत में स्थित है, यानी कि ज्वालामुखी है वो कागोशिमा प्रांत में स्थित है, यानी कि जापान के जो कागोशिमा प्रांत है वहाँ स्थित है, और एक संभावित खतरा होने के कारण इसे उच्च निगरानी में रखा जाता है, यानी कि ये इसके ऊपर निगरानी रखा जाता है दोस्तों कि अगर कभी भी अगर ये फटता है तो आस पास के एरिया को खाली कर दिया जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक है दोस्तों, और साथ में किसी को नुकसान ना हो, कोई भी अगर कोई जीव जंतु हो या फिर पशु पक्षी हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, तो उस ज्वालामुखी की निगरानी की जाए ताकि कोई भी जीव जंतु को नुकसान ना हो, या कोई भी मनुष्य या फिर किसी भी चीज की कोई नुकसान ना हो, किसी भी चीज की हानि ना हो, इसकी निगरानी रखी जाती है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है, जापान रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है जहां अक्सर भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला है, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, यानी कि चाणक्य रक्षा संवाद जो 2025 में तीसरा संस्करण बना वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। चाणक्य रक्षा संवाद 2025, ठीक है, जिसे हम चाणक्य डिफेंस डायलॉग, जिसका शॉर्ट होता है CDD का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 ये तीसरा संस्करण, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, यह संवाद भारतीय सेना और रक्षा थिंक टैंक के बीच एक प्रमुख मंच है। भारतीय सेना और रक्षा थिंक टैंक के बीच एक प्रमुख मंच है जो भू रणनीतिक और रक्षा मामलों पर केंद्रित है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, संवाद का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र
में भारत की रक्षा कूटनीति और रणनीतिक सोच को मजबूत करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, भारत की रक्षा कूटनीति और रणनीतिक सोच उसको मजबूत करने का उद्देश्य, ये उद्देश्य है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इसमें इसमें सैन्य नेतृत्व, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञ, ठीक है, इसमें भाग लेंगे। और इसका आखिरी पॉइंट है, इस वर्ष के समाज में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और बहुपक्षीय साझेदारी जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। यानी कि जो इसका संवाद है वो किस पर, मतलब इसका विषय किस पर मतलब चर्चा हो सकती है, इसका मतलब मेन जो चर्चा होगी किस पर होगी, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, ठीक है, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और बहुपक्षीय साझेदारी ये प्रमुख विषय है दोस्तों, इस पर चर्चा होनी है, ठीक है। चलिए फिर आज का आखिरी करंट अफेयर दोस्तों, दिनांक 20 नवंबर 2025 का करंट अफेयर, ठीक है, इस वीडियो का आखिरी करंट अफेयर, ठीक है। चलिए देखते हैं। संविधान दिवस 2025, ठीक है, भारत ने 76वीं वर्षगांठ मनाई। यानी कि जो संविधान दिवस मनाया जाता है 2000 और इस साल मतलब 2025 में मनाया गया है, तो भारत की 76वीं वर्षगांठ मतलब 76वीं वर्ष हो गया इनको, ठीक है, मतलब 76 साल हो गए हैं दोस्तों संविधान बने, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट है, भारत में हर साल 26 नवंबर को का 26, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसको लागू किया गया है 26 नवंबर को, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसमें कंफ्यूज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इसको अपनाया जाता है, मतलब ऊपर से ठीक से देखते हैं। भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट में दिया है कि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू होना और अपनाना, ठीक है, अपनाया पहले गया था, तब इसको बाद में लागू किया गया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 में संविधान को अपनाने की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी कि मना चुकी है, ठीक है, 2025 में, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट है, इस दिन का उद्देश्य नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों जिसके अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समानता को बढ़ावा देना है। जो संविधान के जो मूल्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, उसके मूल्यों को बढ़ावा देना है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। फिर अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष पर नई दिल्ली में मुख्य समारोह का नेतृत्व किया है, ठीक है, इनके नेतृत्व में ये समारोह संपन्न होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है, संविधान के तहत देश भर में प्रस्तावना का पाठ किया गया, यानी कि जो इसका विषय है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस पर देश के लोगों द्वारा इसका चर्चा हुआ है, ठीक है दोस्तों।
और इसका आखिरी पॉइंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए 2015 में इस दिन को राजपत्र अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया था। 2015 में राजपत्र अधिसूचना द्वारा, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए, ठीक है। फिर अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2025 और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जयंती, ठीक है। मतलब इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मतलब इस साल 2025 का जो दुग्ध दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जयंती, मतलब इन्होंने ही राष्ट्रीय मतलब इनके नेतृत्व में ही मतलब मनाया जाता है। मतलब इनके जयंती के मतलब इनके जनक हैं, इनके जो जनक है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, इनके जनक हैं कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इनके यादगार के रूप में मनाया जाता है इनकी जयंती भी और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी, ठीक है। 2025 में बनाया गया। इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट में है, भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 104 जयंती है, 104वीं जयंती है का प्रतीक है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, डॉक्टर कुरियन के ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया, ठीक है। डॉक्टर कुरियन के ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। अगला पॉइंट है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, ठीक है। किसके द्वारा? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत वर्तमान में वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देता है। कितना प्रतिशत? 24% दूध उत्पादन में, वैश्विक दूध उत्पादन के साथ, ठीक है, भारत के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस अवसर पर डेयरी किसानों के लिए उत्पादकता बढ़ाने वाली नई तकनीकों का प्रदर्शन किया, ठीक है, डेयरी किसानों के लिए, ठीक है, उत्पादकता बढ़ाने वाली नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया। और अगला पॉइंट है, अमूल GCMMF, ठीक है, और अन्य डेयरी सहकारी समितियों ने देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की, ठीक है। चलिए आखिरी देखते हैं, आज का आखिरी वीडियो, ठीक है। पूर्व चिली राष्ट्रपति मिशेल बेचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, ठीक है, समझ में आया? पूर्व चिली राष्ट्रपति कौन? मिशेल बेचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 2024, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसको पढ़ने समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। पॉइंट में दिया गया है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचेलेट को 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, मिशेल बेचेलेट है को, ठीक है, 2024 के लिए 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार उन्हें 20 नवंबर 2025 को एक समारोह में प्रदान किया गया, यानी कि कब किया गया? तो 20 नवंबर 2025 को ठीक है, समारोह में प्रदान किया गया। ये डेट याद रखना दोस्तों, 20 नवंबर को, ठीक है। अगला पॉइंट है, उन्हें मानवाधिकारों, लोकतंत्र और लैंगिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। इसे किसके लिए? मानवाधिकारों, लोकतंत्र और लैंगिक समानता के प्रति
उनकी जो प्रतिबद्धता है या उनकी जो व्यवहार है या उनकी जो सोच है उसको ध्यान में रखते हुए ये सम्मान दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है मिशेल बेचेलेट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी है। मिशेल जो बेचेलेट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी है। ठीक है, अगला पॉइंट है यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। कौन से ट्रस्ट के द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है ये जो पुरस्कार होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है पुरस्कार में 25 लाख रुपए की मौद्रिक राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी कि 25 लाख रुपए तो दिया ही जाता है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यानी कि एक पुरस्कार के जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें, ठीक है, 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मतलब ये शामिल है इसमें पुरस्कार के समय। ठीक है, ये दिया ही जाता है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है सोनिया गांधी ने उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, सोनिया गांधी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो फिर आपको मदद मिल सकती है मेरे वीडियो से, आपको कंपटीशन एग्जाम को की तैयारी करने में। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके और मदद मिल सके। और कमेंट भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।